ये घना जंगल, ये चिड़ियों की आवाज़ और कॉलिंग, जानवरों की कॉलिंग, ये कोई फिल्म सिटी का सीन नहीं, ना ही ये रिक्रिएट किया गया है शूटिंग के लिए। ये दरअसल है असली घना जंगल, जहां पर 18 एडल्ट टाइगर और लगभग 17 उनके बच्चे कब्स हैं। हालांकि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये चेतावनी मात्र नहीं है, बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो है जो इस सड़क से दिन में 8 से 10 बार टाइगर्स इधर से उधर क्रॉस होते हैं फेंसिंग होने के बावजूद। लेकिन थोड़ा सा देखकर मैं ऐसी जगह से आपको ये कहानी सुना रहा हूं जहां पर कम से कम मैं 2 मिनट तक के लिए सुरक्षित हूं। और ये कहानी इस जगह से मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप जान सकें कि हमारी इस कहानी के जो नायक हैं उन्होंने इस माहौल में अपनी पूरी जिंदगी बिताई। इसलिए मैं आपको एफजी मूवीज के इस एपिसोड पर पीयूष सोहाने लेकर चलता हूं एक ऐसी जर्नी में जिसे आप आंख बंद करके सुने या आंख खोल करके देखें, आपको मजा जरूर आएगा और रोमांच अवश्य पैदा होगा। तो शुरू करते हैं हम अपने हीरो जेम्स एडवर्ड की ये कहानी। कैसी है जानते हैं। जेम्स एडवर्ड, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी महान शख्सियत है, कभी नाम तो सुना नहीं। अब मैं इसके आगे एक शब्द जोड़ता हूं, कॉर्बेट। आप पहचाने आप? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट मतलब जिम कॉर्बेट। भारत में जन्मे थे जिम कॉर्बेट और उनकी 2 पीढ़ियां भी भारत में ही जन्मी थी, लेकिन चूंकि चमड़ी का रंग गोरा था इसलिए उन्हें हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तानियों ने हमेशा अंग्रेज माना। इस बात का उन्हें इल्म था और इस बात का दुख भी था कि इस क्षेत्र को छोड़कर, मतलब अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, रामनगर, इन 4-5 जगहों को छोड़कर लोग उन्हें कहीं ना कहीं हितैषी नहीं मानते थे। शायद यही कारण था कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो वो कीनिया चले गए और दफन भी वहीं हुए, लेकिन उनकी आत्मा यहीं रमी रही, यहीं बसी रही। उन्होंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए 50 काम किए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिम कॉर्बेट अकेले ऐसे आदमी थे जो मेरी जानकारी में है, जो चिड़ियों की भाषा में चिड़ियों को जवाब देते थे, जो हिरणों की भाषा में हिरणों को जवाब देते थे और जो बाघ की ग्रोलिंग का जवाब बाघ की ग्रोलिंग से देते थे। शायद सबसे सफल शिकारी होने का राज भी ये था और ये उन्होंने कहीं पुस्तकों से पढ़कर नहीं सीखा था, ये उन्होंने सीखा था जब उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। पढ़ाई लिखाई में मन लगा नहीं, लेकिन रेलवे में नौकरी लग गई थी किसी पापा के प्रयासों से, उनके पिताजी के कारण से, लेकिन उनका दिल जंगलों में ही रमता था। आप विश्वास करेंगे कि वो 19 साल की उम्र से लेकर जब तक जिए अपना अधिकांश समय पेड़ों की शाखों पर सोते थे, पेड़ों की शाखों पर रहते थे, जंगल की एक एक नब्ज से वाकिफ थे। यहाँ तक कि जब वो कीनिया चले गए तब भी वो ज़मीन पे बने घर में नहीं रहे, ट्री हाउस में रहे, और जहाँ पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ स्वयं उनसे मिलने 1957 में गई। ये कहानी अलग है, लेकिन जो मुख्य कहानी है वो शुरू होती है 1907 से 1938 के बीच की। 1907 आते आते पूरे अल्मोड़ा क्षेत्र में बाघों ने इतना आतंक मचा रखा था, जिनमें से 3 बाघ बहुत भयानक हो चुके थे। लगभग 1200 आदमियों को, इंसानों को फाड़ कर वो अपना निवाला बना चुके थे। हालात ये हो चुके थे कि गांव के लोग अपने घर से बाहर कदम रखने में भी 100 बार सोचते थे। जानवर को चराने के लिए जो जंगलों ले जाया जाता था, उनको जंगल ले जाना बंद हो चुका था। तब यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो उस समय अंग्रेजों के काल में यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, वहां के शासकों के कानों तक आवाज पहुंची जिम कॉर्बेट की शिकारी क्षमता की, जंगल के अनुभव की। एडवर्ड साहब को बुलाया गया, कॉर्बेट साहब को बुलाया गया, लेकिन कॉर्बेट साहब ने शर्त रखी कि भाई किसी भी सूरत में जो शिकारी अभी वहां पर काम कर रहे हैं उनको अलग करो, तब मैं आऊंगा। दूसरी चीज, वक्त कितना लगेगा ये मैं तय करूंगा। तीसरी चीज, जब ये पुष्टि हो जाएगी कि यही बाघ जिसको मैं मारने जा रहा हूं ये आदमखोर है, तभी मैं मारूंगा। लेकिन पावलगढ़ नाम का एक बाघ था उस क्षेत्र का, जिसकी मौत गलती से एक बार हो गई थी, तो जिम कॉर्बेट उसके बाद थोड़ा बदनाम भी हुए थे, लेकिन उनके कामों के आगे ये बदनामी बहुत धीरे धीरे खत्म होती चली गई। बहरहाल आज का जो हमारा किस्सा है वो अल्मोड़ा से थोड़ी दूरी पर डोंडी ढू करके गांव है, वहां पर आज़ादी से ठीक पहले का है, मतलब 40s के
1940s के आसपास का। एक बाघ था जिसको मैन ईटर ऑफ कांडा कहा जाता है। उसके आतंक की चरम सीमा यह थी कि उसने 1.5 महीने के अंदर लगभग 27 लोगों को मार डाला था, जिसमें जवान औरतें भी थी, जवान आदमी भी थे, बूढ़े थे और बच्चे थे। खौफ का यह आलम था कि पूरे उस क्षेत्र में कांडा भीड़ में से घुस के खचोड़ के लेके आ जाता था, खींच लेता था अपने शिकार को। अमूमन जो टाइगर होता है शर्मीला होता है, इंसानों से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन उस बेल्ट में उस दौर में पता नहीं क्या हुआ था कि एक नहीं दर्जनों जानवर, टाइगर्स हो चाहे लेपर्ड हो, आदमियों पे अटैक करने लगे थे। डर खत्म हो गया था, और अगर ये डर स्थापित नहीं किया जाता तो वो वहां की पूरी आबादी निर्जन हो जाती, लोग छोड़ के जाने लगे थे गांवों को। इसलिए यूनाइटेड प्रोविंस ने जब इस ड्यूटी पर के मैन ईटर ऑफ कांडा को तुम्हें मारना है, तब कॉर्बेट साहब की शर्तों को मानते हुए कांडा साहब पहली बार अल्मोड़ा की उस रेंज में पहुंचे। उनका अपना तरीका था, क्योंकि जंगल में पले बड़े थे, उनको एक एक आवाज का अनुभव था। फिर भी ये आदमखोर इतना चालाक था कि जैसे उसको भनक लग गई हो कि उसको मारने उससे बड़ा शिकारी आया है। वो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को दिखता था, लेकिन 15 दिन की मशक्कत के बाद भी जिम कॉर्बेट को कभी भी नहीं देखा, ना ही कोई इसने से सबूत छोड़े कि वो यहां से गुजरा है। बस रोज खबर आती थी डाक बंगले में, चूंकि उस समय कोई होटल गेस्ट हाउस नहीं होते थे, और दरअसल जो अल्मोड़ा का पूरा क्षेत्र है, ऊंची नीची पहाड़ियां, पथरीली चट्टानें, लंबे लंबे पेड़, नीचे नदी, भौगोलिक क्षेत्र कुछ ऐसा था कि यदि आप उससे वाकिफ ना हो तो आप 4 कदम जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस पहाड़ी से उतरा था और इस नाले को कैसे पार करना है, या इसके बाद जंगल की गहराई क्या है, या उस पहाड़ी के पार क्या है। ऐसी जगहों से जब जिम कॉर्बेट को लगातार खबरें मिल रही थी कि आज टाइगर यहां देखा, आज वहां देखा, लेकिन जब तक वो पहुंचते गायब। और कहते हैं कि उस टाइगर की लेंथ लगभग 7.5 फीट थी। लेंथ मतलब लंबाई, और ऊंचाई करीब करीब ये 5.5 फीट। मतलब वो अपने दोनों टांगों पर ऊंचा खड़ा हो जाए तो वो 12 फीट के ऊंचे आदमी का भी माथा फाड़ सकता था, और वजन लगभग 350 किलो। कहीं से कोई बीमारी नहीं। कहते हैं कि आदमखोर जानवर तभी होता है जब वो घायल हो, लेकिन ये शौकिया आदमखोर था। इन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसे टाइगर का शिकार नहीं किया था, कई टाइगर मार चुके थे आदमखोर, लेकिन ये इनके लिए भी एक पहेली था कि इंटेलिजेंस ही कहां से आई। जानवर जानवर है, वो अपने रूटीन के हिसाब से काम करेगा, पर ये इतना शार्प हो चुका था कि जो ट्रैप्स लगते थे, जो मतलब जानवरों के पगमार्क्स रिकॉर्ड किए जाते थे। 1940s की बात है, जब ना कैमरा होते थे ना कुछ। जानवरों की गिनती, वो नर है या मादा, उनके पंजों के निशान से होती थी। लेकिन ये मैन ईटर ऑफ कांडा ये कभी उन ट्रैप्स में अपने निशान नहीं छोड़ता था। तो जिम कॉर्बेट का सबसे बड़ा प्रश्न था कि एक जानवर इतना इंटेलिजेंट आखिर हो कैसे सकता है। फिर भी उन्होंने अपने धैर्य पर विश्वास रखा, और एक दिन उन्हें खबर लगी कि अल्मोड़ा में जहां पर डाक बंगला उनका था, वहां से घने जंगलों के ऊपर पहाड़ी पर चट्टान के पास उसी टाइगर ने, मैन ईटर ऑफ कांडा, क्योंकि उसका निशान था कि उसके माथे के ऊपर आपसी बाघों के झगड़े के मार्क थे, निशान, तो लोग उसे पहचानते थे कि वो मैन ईटर टाइगर कांडा कौन है। तो गांव के किसी आदमी ने आदमी से आदमी, आदमी से आदमी, आदमी से आदमी, इसकी एक प्रोसेस होती थी पहाड़ों में कि आप एक चोटी से चिल्लाएंगे तो दूसरी चोटी पे वो आवाज पहुंचेगी, वहां से आदमी रिसीवर का काम करेगा और दूसरी जगह पहुंचा देगा। तो पहाड़ों में बात करने का एक तरीका होता था। उस तरीके से इनके पास 3 घंटे बाद खबर पहुंची कि लगभग यहां से 1.5 किलोमीटर पर जंगल में, घाटी में मैन ईटर ऑफ कांडा देखा गया है। उन्होंने इमीडिएटली अपनी गन उठाई और रास्ते पर निकल पड़े। चूंकि सुबह सवेरे का वक्त था, वो जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें प्यास लगी। और चूंकि पहाड़ी नाले जो होते हैं वो गंगा जल से भी ज़्यादा निर्मल और साफ होते हैं, वो पगडंडी से नीचे उतरे और नदी का, नाले का पानी उठा के पिया है, तभी उन्हें खड़ 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 की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी आदमी, आंखें, सेंसेस, कहते हैं कि जिम कॉर्बेट के सेंसेस इतने तेज थे कि उस सेंसेस ने उन्हें कई बार मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उन्हें पानी ऐसे ही हाथ रखे और बिना इसके ऐसे हल्का सा सिर मोड़ा और थोड़े रिलैक्स हुए। एक बड़ा सा सांप फन उठाए उनके सामने खड़ा था थोड़ी दूरी पर। उन्हें पानी फेंका, पत्थर उठा के मारा, सटा, सांप के मुंह पे लगा। अमूमन सांप भाग जाते हैं, सांप को चोट लगी, लेकिन उसने दोबारा फन किया और सीधे भागा कॉर्बेट की तरफ।
कॉर्बेट ने बड़ा सा पत्थर उठाया और मार दिया, और उसके बाद जोर से हंसे। हंसे इसलिए नहीं थे कि सांप को निशाना लग गया, दरअसल कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट भी धीरे धीरे अंधविश्वासी हो गए थे, क्योंकि यह मान्यता है कि शेर यानी बाघ, भारतीय टाइगर, ये रहस्यमय जीव है। कुछ लोग इसे आत्मा का रूप मानते हैं, कुछ जानवर मानते हैं, कुछ ये मानते हैं कि यह आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट भी अंधविश्वासी थे, ये उनकी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उनका मानना था कि जब भी वो टाइगर के शिकार पे जाते हैं और यदि कोई सांप मिल जाए और वो सांप को वो मार दें, तो उनका वो शिकार बहुत जल्दी सक्सेसफुली उनका हो जाता है। वो खुश हुए कि अब मैन ईटर कांडा बचेगा नहीं। बहरहाल वो पहाड़ पे चढ़ते हैं, बुरी तरीके से थक गए हैं, दुनाली उनके कंधे पे टंगी हुई है, और जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं तब तक पसीने से लथपथ हो जाते हैं। गर्मी का वक्त था, उनके हाथ से राइफल फिसल रही होती, तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि मैं अभी उस स्पॉट पे नहीं जाऊंगा जहां पर वो किल पड़ा हुआ है, मतलब भैंस का वो बच्चा जिसे मैन ईटर ऑफ कांडा ने मारा है, जो गांव वाले ने बताया है। क्योंकि अरबी गया तो मेरी राइफल शॉक मारती है, तो हाथ से स्लिप हो गई तो शिकार तो जाएगा, मैं भी शिकार बन सकता हूँ। वो रुकते हैं, अपना पसीना पहुँचते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं और उस स्पॉट पे थोड़ी देर में पहुँचते हैं। लगभग पहाड़ी आपको समझना पड़ेगी कि भौगोलिक स्थिति जो उस पूरे उत्तराखंड की, उत्तरांचल की, और जिस जगह ये घटना उठी है वो ऐसी है कि घने 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 बड़े बड़े पेड़ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, नीचे पानी के पतले पतले नाले हैं और पत्थर हैं उबड़ खाबड़। एक तरफ खाई है, ऊपर चट्टान है। उस जगह पहुंच के वो एक तरफ कंधे पर राइफल को ऐसे, क्योंकि लाश जो थी वो आधी खाई हुई थी, और जब जानवर बाघ या तेंदुआ किसी जानवर को खाता है तो पूरा खाने के बाद ही वहां से हटता है। अगर बीच में हट गया है पेट भरने के कारण या किसी प्यास के कारण तो वापस जरूर आता है, ये उन्हें पता था। वो वेट करते हैं और अपनी राइफल को ऐसे टांगते हैं और बिना मूवमेंट किए, क्योंकि उनके सेंसेस ने बता दिया था कि टाइगर हो ना हो ज़्यादा दूर नहीं है, स्मेल हो या जो भी उनके सेंसेस हो, वो बिना बदन को हिलाए केवल आंखों से देखते हैं कि इधर है कि इधर है। सडनली उनके सिक्स सेंस बोलता है कि इस तरफ थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर टाइगर उनकी तरफ देख रहा है। अब उनके पास सेकंड्स का समय था कि करें क्या, लेकिन जो सेंसेस इस शिकारी का था वही सेंसेस उस शिकारी का था। मैन ईटर ऑफ कांडा जानता था कि ये उससे खतरनाक है। तो जैसे ही जिम कॉर्बेट ऐसे मुड़े, वो सरपट ऊपर, इन्हें पीछे से भागते हुए देखा, एक फायर किया। गोली उसको लगी टाइगर को, लेकिन शरीर के किस हिस्से में लगी कॉर्बेट को यह समझ में नहीं आया। टाइगर थोड़ा लुढ़कता हुआ इनके पास आया स्पीड में। अब इनके पास ना भागने को जगह था, यदि पंजे से भी एक टाइगर वार कर दे तो उसके 5-5.5 इंच के नाखून होते हैं, एक बार में आदमी का हड्डी खाल फाड़ के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसने ये गलती नहीं करी टाइगर ने। उसने उसी स्पीड में गिरते गिरते वापस रफ्तार पकड़ी, पहाड़ की चोटी पे जाके गायब हो गया। इसके बाद जिम कॉर्बेट समझ गए कि वो मौत पास में घूम रही है, लेकिन शिकार करने जरूर आएगी। अब चूंकि उनके पास 18 टाइगर्स और 17 लेपर्ड्स की मौत का रिकॉर्ड था, हत्या का या शिकार का रिकॉर्ड था, तो वो घबराए नहीं। क्योंकि जब तक उनके पास गन रहती थी, क्योंकि शिकारियों के टोटके होते थे, कोई होता था कि 7 कारतूस रख के शिकार पर निकलता था, कोई 3 कारतूस रख के रखता था, लेकिन इनका जो टोटका था वो सांप वाला वो हो चुका था। इसलिए वो आश्वस्त थे कि ये शिकार तो मैं करके ही रहूंगा। और टाइगर की साइज भी उन्होंने देख ली थी कि कितना बड़ा और भयानक है। उन्होंने तय किया कि ये शिकार करने जो उसने मारा है इसको खाने दोबारा आएगा। वो आसपास पेड़ देखते हैं घने जंगल के बीच में, और एक जहाँ ढाल है, नीचे पहाड़ जा रहा है, ऊपर चट्टान है, वहाँ के पास 6 फीट हाइट का, मतलब उसमें हाइट ज़्यादा थी लेकिन 6 फीट पर बैठने की जगह थी पेड़ पर। वो उस जगह को फाइनल करते हैं और ये डिसाइड करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो जानते थे कि टाइगर 12 फीट तक छलांग लगा सकता है, तो उन्होंने 6 फीट की हाइट क्यों करी? वो दरअसल उन्होंने अपने आप को चारा बनाया था कि जिस लाश पड़ी है जिस जानवर की, यदि उसके लालच में वो टाइगर नहीं आता है, मुझे मारने ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने सुबह उस पर अटैक किया है। इतना बड़ा कलेजा था उस आदमी का। घने जंगल के बीच 6 फीट की हाइट पर वो एक जगह तय करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि वो तुरंत नहीं आएगा, इसलिए मैं खाना खाकर आता हूँ फिर बैठूंगा। ये उनकी किताब में है। कॉर्बेट साहब खाना खाने जाते हैं डाक बंगला, जो कि नीचे पहाड़ से नीचे, जंगल से नीचे उतर के छोटी सी बस्ती में था, और वापस आते हैं।
वहां पाते हैं कि शिकार ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, मतलब टाइगर अभी तक नहीं आया है। उस लाश को वहां पड़ा देखकर कॉर्बेट समझ गए कि यहाँ वो दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि कोई नहीं आया है इस बीच में जब तक वो खाना खाकर लौटे हैं। इसलिए वो चुपचाप जो पेड़ उन्होंने तय किया था 6 फीट की हाइट पर, वहां जाकर लेट जाते हैं। आप सोचेंगे लेट जाते हैं? जी हाँ, जिम कॉर्बेट अपनी पूरी उम्र पेड़ों पर ही बिताए थे, इसलिए उन्हें छोटी सी टहनी पर भी पूरी रात सोते हुए बिताना आता था। वो सुरक्षा अपनी कुछ इस तरीके से करते थे कि कभी पता ना चले। अच्छा, एक बात और हुई थी कि जब जिम कॉर्बेट भोजन करके वापस आए थे उस लाश के पास, तो उन्हें पहाड़ के नीचे से, मतलब वो ऐसे स्पॉट पे खड़े थे जहां उनके पसंद का पेड़ था, जहां चट्टान पे वो टाइगर भाग के गया था, और नीचे खाई। तो जब वो लौट के आए, उन्होंने देखा लाश को टाइगर ने नहीं खाया है, और जिसको मैंने गोली मारी थी वो ऊपर भाग गया है, मैनीटर टाइगर कांडा। वो अपने पेड़ की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें कहीं से रोर की आवाज आ रही थी। टाइगर ग्रोलिंग जब करता है तो 2 ही कंडीशन में गुर्राता है या कॉल देता है, जब वो अपनी मैटिंग के लिए फीमेल को ढूंढ रहा होता है, या जब वो घायल होता है। इन्हें शक हुआ कि हो ना हो ये वही टाइगर है जिसको मैंने गोली मारी है, लेकिन ये जो कॉल दे रहा है ये घायल होने वाली कॉल नहीं है, ये दरअसल मैटिंग के लिए फीमेल को बुलाने वाली कॉल है। आप विश्वास करेंगे, ये पहले वो कर चुके थे सिद्ध। उन्होंने फीमेल टाइगर की वॉइस में दोबारा रिवर्ट कॉल किया। उधर से भी आवाजें आ रही थी, इधर से भी कॉर्बेट आवाज दे रहे थे, लेकिन वो टाइगर इतना शार्प था कि वो ऊपर नहीं आया। जबकि इससे पहले इन्होंने इस भाषा का उपयोग करके कई शिकार किए थे, इसी कॉलिंग का उपयोग करके। जब उन्होंने देखा कि वो ऊपर नहीं आएगा, तो वो जाके पेड़ पे लेट गए, और बंदर की आवाज सुन के उन्हें लगा कि मैं शायद कंफ्यूज हो गया हूं, वो कोई दूसरा टाइगर होगा। दरअसल टाइगर ऊपर पहुंच गया है और वो उसको देख के आवाज लगा रहा है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मेरी तरफ मुंह करके आवाज कर रहा है। बंदर जिम कॉर्बेट की तरफ देख के चीख रहा था। दरअसल बंदर ने शायद उनको लेपर्ड मान लिया था, जो पेड़ पे चढ़ के लेटा हुआ। उसके लिए भी वो सचेत करता है पूरे जंगल को। बहरहाल धीरे 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 अंधेरा घना हो गया। उनकी आंख लगी ही थी, तभी ऊपर पहाड़ की तरफ से जहां वो बंदर था, हल्के हल्के पत्थर गिरना शुरू हुए। उन्हें लगा कि दरअसल वो बंदर मुझे देखकर आवाज नहीं कर रहा था, टाइगर वहीं है। मतलब टाइगर भी उनका इंतजार कर रहा था। तभी किसी बड़े जानवर की बड़े बड़े पैरों की वजनदार आहट करीब आती चली गई। अब इनके पास ना हिलने के लिए समय था, ना बंदूक उठाने के लिए, क्योंकि वो जिस पेड़ पर लेटे थे 1, 2 और 3 शाखाएं थी। इसका हिस्सा खुला हुआ था, उसी तरफ से टाइगर उतर रहा था। उनने वो पेड़ चूज ही इसलिए किया था कि गन उठाएंगे और ऐसे फायर करेंगे, लेकिन गन थी पीछे और पदचाप बिल्कुल पास आ चुके थे टाइगर के। उन्हें तिरछी आंखों से देखा तो 3 मीटर दूर टाइगर घनी झाड़ी से निकल के उनकी तरफ गुर्रा रहा था। उनके पास इतना समय नहीं था कि गन उठाएं, इसलिए उन्होंने धीरे से गन को यहीं अपनी कांख के पीछे दबाया और इंतजार करने बैठ गए। उन्होंने कांख में गन दबाई और धीरे से बिना बॉडी मोड़े ऐसे गन कर दी, और तिरछी आंखों से देख रहे थे कि टाइगर अटैक करेगा और मैं गोली मारूंगा। टाइगर ने उनके ऊपर झपट्टा मारा, उन्होंने सटाक से गोली मारी। अब टाइगर की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है जब वो चार्ज करता है, तो उसकी रफ्तार लगभग 1 सेकंड 1.5 सेकंड में उनको कॉर्बेट के ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन गोली के प्रेशर से वो आधी रह गई और वो उन तक पहुंच नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। पर जमीन पर गिरने के बाद भी इतना नीचे था बस। वो दोबारा जंप मारी, इन्होंने दूसरी गोली मारी और टाइगर वहीं ढेर हो गया। पूल बन गया पूरा खून का। आप मैं कोई हो तो शायद अटैक से मर जाते, लेकिन वो जिम कॉर्बेट उसी समय नीचे उतरे, नब्ज चेक करी और पलटा दिया। और टाइगर चूंकि ढाल पे था, उस पेड़ के नीचे सीधे खाई थे, वो धड़ बड़ 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 करके नीचे चला गया। पर खून की धार पूरी नीचे तक चली गई, क्योंकि टाइगर 350 किलो का जब मरता है तो खून का एक पूरा पूल तैयार हो जाता है। जब वो शिकार पर निकलते थे तो शिकार करने से पहले वो अपने साथियों से, जो उनकी टीम के लोग रहते थे, उनको कह के आते थे कि अगर मैं तुरंत वापस ना लौटूं सुबह तक शिकार करने के बाद, तो सुबह तुम लोग मुझे तलाशने निकलना। और चूंकि जंगल में टाइगर कहाँ छुपा है उनके साथियों को भी नहीं पता होता था, तो इसलिए इंसानों की आवाज़ में बात नहीं करते थे। उनके साथियों को कहा था कि यदि
तो मुझे तलाशने आओ तो तेंदुए की आवाज़ में बात करना, और मैं तेंदुए की आवाज़ में जवाब दूं तो समझ जाना कि शिकार अभी तक नहीं हुआ है। और यदि मैं टाइगर की आवाज़ में जवाब दूं तब तुम लोग आगे बढ़ना। साथी ऊपर चढ़े और उन्होंने तेंदुए की आवाज़ में कॉल किया, लेकिन वहां से किसी तरह का कोई साउंड नहीं था। धक्क रह गया दिल कि इतना बड़ा शिकारी और खून का पूल उन्होंने देखा पेड़ के नीचे, तो उन्हें समझ में आ गया यहाँ कुछ तो हुआ है और ये टाइगर का ब्लड है। लेकिन ना वहां जिम कॉर्बेट ना ही टाइगर। आनंद फानन में वो लोग नीचे की तरफ उतरते हैं जिस तरफ टाइगर गिरा था। वहां देखते हैं कि टाइगर पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऐसे बैठा हुआ है और कॉर्बेट कहीं नहीं। गन ताने सारे साथी उनके नीचे जाते हैं। टाइगर को बिल्कुल हिलता ना देख के और पास जाते हैं, पर चूंकि वो मैन ईटर था सब थोड़े डरे हुए थे। गन सेफ्टी लॉक से हटी हुई है, सब सामने जाते हैं, तब एकदम से कॉर्बेट सामने जाते हैं। अरे भाई वो टाइगर है, मर चुका है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये दिलेरी, ये वाकया और ऐसे कई वाक्य जिम कॉर्बेट की वादियों में है, और इसी कारण से कॉर्बेट साहब को अजर और अमर की संज्ञा दी गई है वहां की वादियों में। अकेले ये नहीं किया था उन्होंने कि उन्होंने केवल आदमखोरों को मारा था, पर जब उन्होंने समझा कि दरअसल इंसानों के लिए खतरा बाघ नहीं, बाघों के लिए इंसान खतरा है, कंजर्वेशन के जो उन्होंने काम किए, प्लस गरीब लोगों को, आप यहां तक बिलीव करिए कि उनके साथी गण जब थे 1947 में, जब जिम कॉर्बेट ने भारत छोड़ा और कीनिया गए, अपनी सैलरी में से 10 रुपये महीना उनके उस सेवक के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया था बैंक में, जो उनके साथ पूरी उम्र लगा रहा। ऐसे कईयों किस्से हैं जो कॉर्बेट साहब से जुड़े हुए हैं और उनकी यादों से जुड़े हुए हैं। अतीत का ये किस्सा, ये सुनहरा पन्ना यदि आपको जानना है और समझना है तो आपको सड़कों पर निकलना होगा, आपको नेशनल पार्क जाना होगा, और तभी आप इस कहानी की गहराई को, इसके खतरे को, इसके महत्व को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे यानी कि पीयूष सुहाना को एफजी मूवीज के आप सभी दर्शकों से दरकार है, रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छी लगी हो तो हमें अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स जरूर दें, ताकि हम अगली बार आपके लिए किस तरह की कहानी लेकर आए इस बात का हमें अंदाजा हो। तब तक के लिए, जब तक मैं आपसे अगली मुलाकात ना करूं, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।